हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को अपने विषय आत्मकथा आप हुदरी के साथ। देखिए, इसकी लेखिका है रमणिका गुप्ता। 2 भागों में विभक्त यह आत्मकथा कई उपभागों में विभक्त है, इसलिए उपभागों को क्रमांक अनुसार हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको यह आत्मकथा आसानी से समझ में आ सके। देखिए, आत्मकथा बहुत लंबी है, जिस कारण कई वीडियोस इस पर हमें बनानी पड़ी और आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस आत्मकथा को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उपभाग बढ़ते हैं 56 की ओर। देखिए, यू आर माई लिटिल एंजल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक उपभाग जो है, जो उसका टाइटल है, वह अपने आप ही बता देता है कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो उपभाग को नाम दिया गया है। यू आर माई लिटिल एंजल, यहाँ पे कोई ऐसी घटना रमणिका गुप्ता के साथ घटी कि जिसमें उनको कहा गया यू आर माई लिटिल एंजल। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े भैया के यहाँ रिटायर्ड आर्मी अफसर रहते थे। रोहतक का डिप्टी कमिश्नर कश्यप था, आहूजा डीएम था। सब साथ खाते पीते थे और मेरे भैया उनके साथ उठते बैठते थे। वह भी हमारे घर पर, उनका भी आना जाना लगा रहता था। भैया ने अपनी पत्नी के दोस्तों के बारे में कभी जानने का प्रयास नहीं किया। हालांकि वो जानते थे कि उनकी पत्नी के जो है दोस्त हैं, उनके साथ उनके निकट संबंध भी है, किंतु कभी भी भैया ने क्या किया, उनके संबंधों में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। शायद उनको मेरी भाभी पे क्या है, बहुत विश्वास था। क्या अब भी उसी से शादी का इरादा है? एक दिन अचानक ने भैया ने रमणिका गुप्ता से पूछा। आप जानते हैं, वह प्रकाश से शादी करना चाहती है, जिसके अपोज में पूरा परिवार आ जाता है, किंतु उसका जो भैया होता है बड़ा वाला रमणिका गुप्ता का, वह कहता है कि कोई नहीं, प्रकाश से हम इसकी शादी करा देंगे। तो एक दिन वह बैठी थी, अचानक भैया ने पूछा, रमणा क्या अभी भी उसी से शादी करने का इरादा है? तब मैंने कहा, हाँ भैया, उत्सुकता के साथ। चलो ठीक है, पिताजी और बीवी से बात कर लो, प्रकाश से बात करो, और क्या है, तुम्हारी हम बारात वरात नहीं चढ़ाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन मैरिज तुम्हारी होगी, अर्थात कोर्ट मैरिज होगी। उसके लिए तुम प्रकाश को क्या है, मना लो। सिविल मैरिज हम तुम्हारी करवाएंगे। अपने लिए साड़ी और ब्लाउज खरीद लाओ। उन्होंने मुझे साड़ी और ब्लाउज के लिए क्या है, पैसे दिए। मेरी खुशी का पारावार ना रहा या ठिकाना ना रहा। मैंने तत्काल प्रकाश को आवेदन भेजने को पत्र लिखा कि अगर जो है हम शादी के लिए दोनों राजी है तो तुम भी वहाँ से एक आवेदन पत्र भेज दो, अपने सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर करके। भैया ने कहा है ताकि हमारी शादी कराई जा सके, हमारी जो विवाह है वह संपन्न हो। नवंबर में शादी की तिथि तय हो गई। शादी कोर्ट के अनुसार होगी, किसी धार्मिक तिथि के अनुसार नहीं, यह फैसला किया गया। उन दिनों में वैसे भी खादी पहनती थी, इसलिए मुझे कोई नए कपड़े नहीं चाहिए थे, ना ही ऐसे वस्त्र चाहिए थे जैसे स्त्रियां पहनती है नई नई शादी होने के बाद। मैं शुरू से ही, जैसे आप जानते हैं, कि आंदोलनकारी क्रांतिकारी महिला रही। मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, और वैसे भी मैं शुरू से खादी पहनती थी, तो ना मैंने अपने भैया से इन चीज़ों को मांगा। मैं सिल्क खादी की साड़ी खरीद रही हूँ अपनी शादी के लिए, और मैंने प्रकाश से कहा पत्र में लिखकर कि तुम भी अपने लिए एक सूट बनवा लेना, और मैं भी अपने लिए एक सूट बनवा रही हूँ। बस सोने के लिए बिस्तर घर में रख देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं तुम्हारे घर में हूँ तो इतनी व्यवस्था हो मेरे लिए कि सोने के लिए मुझे क्या है, एक पलंग मिल जाए। प्रकाश का आवेदन डाक द्वारा हस्ताक्षर होकर आ गया। इसी बीच भाई का दोस्त है जो अफसर, वह मुझे अपने साथ फार्म पर ले गया। उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चलो मैं तुम्हें आज चलकर अपना फार्म हाउस दिखाकर लाता हूँ। मैं भी अनजान मन से उसके साथ चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या घटने वाला है। फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, एक बार चलो। मैं भी उत्सुकता के साथ चली गई, और वह एक वृद्ध था, तो जिस कारण मुझे उस पर कोई ऐसा शक भी नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि जाओ, जाकर बेड पर लेट जाओ। मैं जाकर लेट गई, और उसने जो कमरे का जो दरवाज़ा था वह खुला छोड़ दिया। ड्राइंग रूम और कमरे के जो बीच का दरवाज़ा था वह खुला रहा। मेरी थकान के कारण आँख लग गई। कुछ देर बाद मैं सो गई। तभी मैंने देखा कि मेरे साथ कोई गलत हरकतें कर रहा है। सोते हुए अचानक मुझे महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वह वही अफसर था, मेरे भाई का दोस्त। मैंने रोका। मैंने कहा, हटो, या आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पुरुष तो नहीं हूँ, पर तुम्हें अपनी जो जीव है या जुबान है उससे आनंद दूंगा।
उसकी उंगलियां लगातार मुझे उत्तेजित कर रही थी। करना तो उसके बस का कुछ नहीं था, क्योंकि बुजुर्ग वह हो चुका था, वृद्ध था, किंतु फिर भी उंगलियों के माध्यम से मुझे उत्तेजित कर रहा था और फिर मैं उत्तेजित हो गई। अब यहाँ पर उससे तो कुछ हो नहीं रहा था, किंतु मैं स्वयं उस घटना में जो है क्या है उसमें जुड़ गई और मैं स्वयं प्रयास करने लगी। बाकी जब ये सब हो गया, हमें होश आया, तब उसने कहा, थैंक यू माई बेबी, थैंक यू माई गर्ल, माई लिटिल डॉटर, माई लिटिल एंजल, यू आर माई लिटिल एंजल। और घर पे ये बात जाकर किसी को मत बताना, मैं तुम्हें अब घर छुड़वा देता हूँ। उसने मुझे कार में बिठाया और घर छुड़वा दिया। पूरे रास्ते में यही सोचती आई कि क्यों मैं उसके साथ वहाँ गई, क्यों मैंने पहले नहीं सोचा कि ये ऐसा भी कुछ कर सकता है। हमेशा पता नहीं क्यों मैं हतोत्साहित ही हुई हूँ पुरुषों के मामले में। कभी किसी पुरुष ने मुझे उस दृष्टि से नहीं देखा जैसा मैं चाहती थी। ये एक वृद्ध होने के कारण भी मेरे साथ इन हरकतों को कर रहा है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इनकी बेटी की उम्र की हूँ। और मुझे घर छुड़वाया और टैक्सी वापस चली गई। पूरी रात मेरे मन में यही बात गूंजती रही और घूमती रही कि ये क्या हुआ। और बाद में मुझे लिटिल एंजल और लिटिल डॉटर कहना एक अजीब सा जो है वक्तव्य मुझे लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उपभाग की ओर। कौन पहचानेगा दूल्हे को, अर्थात जो प्रकाश है उसको कभी किसी ने नहीं देखा, वह आ रहा है तो उसे कौन पहचानेगा। यहाँ पर इसकी चर्चा रमणिका गुप्ता करने जा रही हैं। मैं शादी के लिए सब्जी सलाद का सामान राशन खरीद लाई। भैया मुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं हर सामान खरीदूं, स्वयं आना जाना सीखूं, किसी प्रकार की बंदिशें मेरे ऊपर ना रहे, कोई रोक टोक ना रहे, आगे चलकर जिंदगी में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। इस कारण भैया मुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने शादी की जितनी भी शॉपिंग होती है सब मुझसे ही करवाई। वह सब मुझे स्वयं करना सिखा रहे थे। मैंने स्वयं सबको निमंत्रण भेजा था। भैया ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम सबको निमंत्रण भेजो, तो मैंने स्वयं ही निमंत्रण भेजे। मेरी शादी 27 नवंबर 1948 को है। आप आएंगे, मुझे खुशी होगी। मैंने अपने निमंत्रण कार्ड पर यह लाइन लिखी है, पंक्ति लिखकर भेजी कि मेरी शादी कब तय हुई है, 27 नवंबर 1948 को। आप आएंगे, मुझे खुशी होगी। मेरे मामा अपमानित महसूस कर रहे थे, वह शादी में नहीं आए। क्यों? क्योंकि प्रकाश उनके नीचे काम करने वाला एक अफसर था। मामा बड़े पद के अफसर थे और यह उनको नामंजूर था कि उनकी भांजी ऐसे किसी छोटे अफसर से शादी करे। इसलिए उन्होंने मैं शादी में आना जरूरी नहीं समझा और वह नहीं आए। मंझले मामा आए, उनके साथ उनकी बीबी आई। जूनियर ऑफिसर से मैं शादी कर रही थी, इसलिए मामा नहीं आए। वे नहीं आए। बिमला मेरी सहेली आई, मेरे मंझले मामा आए, उनकी बीवी आई। बिमला मुझे छेड़ रही थी, तू जल्दी शादी कर, फिर हमारा नंबर आएगा। जात तोड़कर शादी करने का हमारा रास्ता खुल जाएगा। वह कहती है कि तू जल्दी से शादी कर, जिस प्रकार तू अलग जाति में शादी कर रही है, मैं भी ऐसे शादी करूंगी और तेरे कारण ही, तेरे द्वारा ही हमारा भी रास्ता खुल जाएगा। उपायुक्त कश्यप ने हमारी शादी कराई, हमने हस्ताक्षर किए, आहूजा हमारा गवाह बना। बीबी जी कुछ खुश थी और कुछ नहीं। मेरी जो बीवी है अर्थात माता जी इस शादी से कुछ खुश थी और कुछ नहीं। नाना ने विदाई के समय बहुत प्यार किया। छोटी बहन है मेरी उर्मिला, उसके कुछ सोने के गहने थे, एक तो कुंदे थे और मोर पंख थे, उसने मुझे दिए, मैंने वह ले लिए। इससे पहले जब प्रकाश को लेने जाना था, यहाँ की चर्चा वह कर रही है, पहले शादी की चर्चा उन्होंने कर दी, अब यहाँ पे वह चर्चा कर रही है कि प्रकाश को लेने के लिए जब जाना था तो मैं इस असमंजस में पड़ गई कि स्टेशन पर प्रकाश को लेने जाएगा कौन। आज तक तो इससे पहले उसे किसी ने देखा ही नहीं है, केवल मैंने देखा है, जिस कारण मुझे स्वयं ही प्रकाश को स्टेशन पर लेने जाना पड़ा। मेरे सिवाय किसी ने प्रकाश को नहीं देखा था। मैं स्वयं उसे लेने गई। भैया ने घर पर दावत रखी, हमें विदा करने सब आए थे। आगे बढ़ते हैं अन्य उपभाग, सतलज बेहतरी उपभाग 58। देखिए यहाँ पे सतलज नदी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर रमणिका गुप्ता नदी के आसपास होंगी तो उसका जिक्र वो इस उपभाग में कर रही हैं। 7वां दिन हो गया, भाई साहब सतियों की पूजा करके लौटे नहीं थे।
यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि कुछ परंपराएं हमारे भारतवर्ष में होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी परंपराएं ऐसी होती है जो शादी के समय होती है और शादी के बाद होती है। तो यहाँ पे एक परंपरा थी, इनके भी एक रिवाज था कि सतिया की कोई पूजा होती थी, उसे कर कर भाई साहब नहीं आए थे। मेरे मासिक का अंतिम दिन था। सांझ को मैं और प्रकाश दोनों सतलुज के पुल पर घूम रहे थे। अंधेरा हो चुका था। प्रकाश मेरी कमर में हाथ डाले डाले चल रहा था। चांदनी चमक उठी थी और अचानक क्या हुआ, बादल गरजने लगे। एकाएक बादल घिर गए, अंधेरा सा फैल गया। दोनों हम उस मौसम को देखकर उत्तेजित होने लगे। तभी हम भूल देखे शादी का नया नया जोड़ा है, ऊपर से प्रेमी, तो कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर उत्तेजित होने लगे। मैं सतलज के पुल पर प्रकाश की गोद में लेटी थी और वह बैठा था। प्रकाश से रहा नहीं जा रहा था हमारे मिलन के लिए, ना ही मैं अपने आप पर काबू कर पा रही थी। अब यहाँ पर हम दोनों ही भूल गए कि भैया अभी जो है सतियों की पूजा करके नहीं लौटे हैं। हम दोनों एक दूसरे में क्या है मग्न हो गए। हमें अब एक दूसरे में वही प्रेमी प्रेमिका नजर आने लगे जो शादी से पहले थे। प्रकाश पूरे जोश में था और मैं भी। घर वालों को यह पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। हम घूम रहे थे, नया नया शादी विवाह हुआ था, तो किसी ने टोकना भी जरूरी नहीं समझा। यहीं पुल पर हमारी सुहागरात मनी। पुल विशाल पलंग बन गया। चौकीदार ने अचानक आकर लाठी ठक ठक की, किंतु हम उठ गए और हम वहाँ से घर नहीं गए, वहीं पर बैठ गए। घर जाने के बाद जब हमें पता चला भाई साहब आ गए हैं, तो ये बात हमने दबा दी कि हमने ऐसा भी कुछ किया है। सबको लग रहा था कि अभी हम दोनों ने ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया, किंतु उस समय ऐसा जोश हमें चढ़ा कि हम रुक नहीं पाए। तो यहाँ पर सतलज नदी का जो वर्णन है, इस आगे बढ़ते हैं। हनीमून देखिए, भाग है 59, हनीमून उपभाग 59 पे है। मैं और प्रकाश कलकत्ता के लिए निकले। पहले लखनऊ पहुंचे, तांगा किया, होटल खोजा। भाड़ा 2 रुपये बस। प्रकाश ने पूछा होटल में पहुंचते ही तांगे वाले से कि कितना भाड़ा है, जिस पर वह कहता है साहब 2 रुपये दे। मैंने कहा बस 2 रुपये, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 2 रुपये कितने होते हैं। कभी भी घर का खर्चा हमने अपने हाथ से नहीं किया, हमारी दादी ही करती थी। दे दो बेचारे को। प्रकाश चिल्लाने लगा, बस 2 रुपये, इतनी पास के लिए 2 रुपये पैसे की क्या पेड़ में लगते हैं? 2 रुपये पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? वो मुझ पर चिल्लाने लगा। भाई तो हमेशा तांगे वाला जितना मांगता था उतना ही देते थे। आगे मैंने कहा कि मेरे भैया ने तो कभी तांगे वाले से मना नहीं किया, वो जितना मांगता था उतने देते थे। तांगे वाले को मैंने अपने पर्स से निकालकर पैसे दे दिए। प्रकाश नहीं माना तो मैंने अपने पास से पैसे दे दिए। इस बात पर हम दोनों की क्या है तकरार हो गई। अगला पड़ाव था बनारस। वहाँ सड़कों पर साइकिल रिक्शा का चलन था। मोटर गाड़ी नहीं चलती थी और तांगा भी नहीं था। जी आदमी क्या है उस साइकिल रिक्शे को चलाता था। वहाँ पर पहली बार मैंने शोषण अब तक सुना ही था, पहली बार देखा कि किस प्रकार एक 60-70 किलो का पुरुष पूरे भरे हुए रिक्शे को खींचता है। कम से कम 300-400 किलो वजन को खींचता है। ये तो एक तरीके से क्या है शोषण है। मैं बचपन से ही इन सब चीज़ों को विद्रोह करती है, किंतु जब मैंने बनारस में यह साइकिल रिक्शा देखा आदमियों को खींचते हुए, मैं वहाँ पर क्या है दम रह गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। यहाँ बहुत शोषण था मजदूरों का। मैंने रिक्शा में बैठने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि एक रिक्शा वाला हम सबको मिलकर खींचेगा। फिर प्रकाश ने पैदल चलने का फैसला किया। पैदल हम दोनों क्या है होटल पहुंच गए। एक सप्ताह बाद प्रकाश की कलकत्ता स्टेशन पर जेब कट गई। जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पर क्या है हनीमून से तो प्रकाश की जेब कट गई। वह जेब कतरे को ढूंढने लगा और ना ही वापस आया। जब आया तो ना तो उसे पर्स मिला और ना ही चोर मिला। इस बात के लिए मैंने प्रकाश से कहा, इतनी चिंता क्यों करते हो? तो प्रकाश मुझ पर फिर से चिल्लाने लगा कि पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? तुम बड़े बाप की बेटी हो, पर अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा पति क्या है, एक मामूली सा सरकारी अफसर है, तो तुम्हें भी इन चीज़ों में एडजस्ट करनी होगी। बात बात पर अब मुझे ताना मिलने लगा क्या कि मैं बड़े परिवार की लड़की हूँ और मुझे पैसे की कद्र करनी चाहिए। तुम बड़े परिवार की हो, तुम्हें क्या पता? तुम्हारा पति एक मामूली सरकारी नौकर है
और अब तुम उसी की बीवी हो और उसी के अनुसार तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे भाई तांगे वाले को कितने भी पैसे देते हैं, तुम्हारे पिताजी कुछ भी खर्चा करते हैं, उन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही रहना होगा जैसे मैं रखूँगा। यह सब देख के कुछ देर के लिए मैं परेशान तो हुई, किंतु फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। आगे बढ़ते हैं पहला झगड़ा उपभाग 60 की ओर। दिल्ली में प्रकाश के साथ मेरा पहला झगड़ा हुआ। प्रकाश ने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि एक थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर खींचकर मार दिया। प्रकाश मुझे मार भी सकता है, मैं यह सोचकर अवाक रह गई। मैं अचंभित हो गई कि प्रकाश मुझे मार भी सकता है, मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। पहली बार मारा था उसने मुझे, मैं चुप सह गई। कोई प्रतिरोध भी मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे एक फिल्मी सीन की भांति ये लगा कि शायद मैं एक फिल्मी सीन यहाँ पर हो रहा है और उसकी मैं पात्र हूँ। हम रोपड़ आ गए। प्रकाश का तबादला जालंधर हो गया। हमने जाने की तैयारी कर ली। हम जालंधर दोनों आ गए। क्यों? क्योंकि प्रकाश की पोस्टिंग हो गई तो मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। मेरी अभी बीए की पढ़ाई अधूरी थी। मैं कन्या महाविद्यालय में भर्ती हो गई। इंद्र कुमार गुजराल बहन की कक्षा में थी। आते समय बीवी ने गहने और बर्तन दिए और वहाँ से जब मैं बीवी के पास मिलने गई तो मेरी बीवी को लगा कि उन्होंने मेरी शादी में कुछ भी नहीं दिया, जिस कारण उन्होंने मुझे आते समय कुछ गहने दिए और कुछ बर्तन दिए। मोर पंख के झुमके और चोटी की सोने की मढ़ी परांदियाँ भी माँ ने मुझे दी। बहन की शादी में बहुत खर्चा हुआ था, किंतु मेरी शादी का है एक कोर्ट मैरिज थी, एक रजिस्ट्रेशन मैरिज थी, तो कोई खर्चा नहीं हुआ। हमारे यहाँ 100 लोगों को खाना रोज बनता था। प्रकाश जब पहली बार आया तो वह देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, यह किसी बारात का खाना बन रहा है जो इतना खाना बनाया जा रहा है। तब मेरी माँ ने कहा कि हमारे रोज ही ऐसे खाना बनता है, यहाँ पर रोज ही ऐसे लोग आते हैं और उनको ऐसे ही खाना परोसा जाता है। जालंधर से वहाँ से फिर हम जालंधर वापस गए रोपड़ से। मैं धूप सेकने लगी। वहाँ पे एक नौकर था। मैंने नौकर को बुलाया और कहा कि मुझे कॉफ़ी ला के दो, और मैंने अपनी जो मोर पंख के झुमके थे उसके हाथ में पकड़ा दिए। उस समय के बाद नौकर भाग गया। मेरे सोने के झुमके लेके ना तो कॉफ़ी ही आई और ना ही नौकर वापस आया। जब प्रकाश ड्यूटी से वापस आया तो मैंने उसको बताया कि नौकर मेरे सोने के झुमके लेकर भाग गया। हालांकि इस बात को मैंने एक नॉर्मल वे में कहा था, सामान्य बात की तरह रखा था, किंतु प्रकाश इसको बहुत सीरियस ले गया और वह पूरा दिन नौकर को ढूंढने में निकाल आया। नौकर नहीं मिला। मैंने प्रकाश के इंतजार में कढ़ी चावल बनाई। मुझे अंदाजा नहीं था कि 2 व्यक्तियों के लिए कितना खाना बनेगा, क्योंकि बचपन से ही मैंने रोज 100-200 लोगों का खाना बनता देखा था, तो इस वजह से, और ना मैंने कभी बनाया, तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैंने इतनी कढ़ी बना दी कि एक बारात या आस पड़ोसी पूरा आस पड़ोस खा सकता था, और इतने चावल बनाए कि कोई भी 2 टाइम भरपेट उसे खा सकता था। प्रकाश आया। मैंने उससे खाने के लिए पूछा था। वह मुझ पर चिल्लाने लगा कि तुम्हें खाने की कढ़ी चावल की लग रही है, यहाँ सोने के जो है मोरपंख झुमके खो गए हैं। तो मैंने कहा, इतनी कौन सी बड़ी बात है, खो गए तो खो गए। उसने फिर मुझे वही ताना मारा कि तुम बड़े बाप की बेटी हो, किंतु बड़े पति की पत्नी नहीं हो। फिर मैंने जब कढ़ी चावल का न्योता दिया तो उसने देखा कि मैंने कितने सारे कढ़ी चावल बनाए हैं, तो उसने हंगामा शुरू कर दिया कि तुमने कितना राशन बर्बाद कर दिया है, यहाँ पर तुम्हारे बाप के घर की तरह बर्बाद करने के लिए राशन नहीं है। और यहीं पर यह भाग समाप्त होता है। देखिए, इस आत्मकथा के माध्यम से रमणिका गुप्ता ने बताया है कि स्त्रियों को शादी के बाद किस किस जो तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो आदमी शादी से पहले इतना अच्छा व्यवहार करता है, वही शादी के 1 महीने के बाद कितना बदल जाता है। रमणिका गुप्ता जो स्वयं इन बातों का विरोध करती थी, आज उसी चक्कर में फंस गई। कढ़ी ज़्यादा बनी, चावल ज़्यादा बनी, सोने के मोरपंख झुमके खो गए, इन सब का ताना उनको सुनना पड़ा। कहाँ वो पहले छोटी छोटी बातों पे विद्रोह कर उठती थी, किंतु अब उन्हें इन बातों पर हंसी आने लगी। वह एक थप्पड़ जो उसके पति ने सबके सामने मारा, उसको भी चुपचाप सह गई। हर बात का जवाब देने वाली रमना इतनी बदल गई। यह भी एक पहलू यहाँ पर रमणिका गुप्ता आत्मकथा के माध्यम से दिखा रही हैं कि विद्रोही स्त्री भी शादी के बाद परिस्थितियों के अनुसार ढलना शुरू हो जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।